पढ़ाने जा रहे हैं आपको। क्या पढ़ाने जा रहे हैं जी, ध्यान से देखिएगा। पढ़ाने जा रहे हैं जीव और समष्टि। जीव और समष्टि में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। परिचय। जीव और इसका पर्यावरण। प्रमुख अजैव कारक। आजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। अनुकीर्ण। समष्टि वृद्धि। जीवन विविधताएं। समष्टि परस्पर क्रियाएं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। परिचय इंट्रोडक्शन। प्रकृति में कोई भी जीव अकेला नहीं रहता और इसके चारों ओर अनेक प्रकार की अजैविक एवं जैविक क्रिया वस्तुएं परिस्थितियां उपस्थित रहती है तथा ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करती है। सभी एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो कहा जा रहा है सभी एक दूसरे की। प्रकृति में कोई भी जीवधारी अकेले नहीं रहता तथा इसके चारों ओर अनेक प्रकार की अजैविक एवं जैविक की वस्तुएं या परिस्थितियां उपस्थित रहती है तथा ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करती है। आगे है जीवों के आसपास उपस्थित वे समस्त जैविक तथा अजैविक परिस्थितियां जैव मृदा ताप वायु जंतु एवं पौधे आदि जो कि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। संयुक्त रूप से पर्यावरण या वातावरण इन्वायरमेंट कहलाती है। पर्यावरण या वातावरण इन्वायरमेंट कहलाती है। जिस प्रकार सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अपने चारों ओर उपस्थित वातावरण को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार वातावरण भी उन्हें प्रभावित करता है। जीव एवं पर्यावरण के इन संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव एवं पर्यावरण के इन संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओदम 1965 के अनुसार पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द के दो शब्दों ओकियोस और हैबिटेट वासस्थान, लॉ एवं लॉक्स टू स्टडी। एक ओकियोस दूसरा लॉक्स। ओकियोस के मतलब होता है हैबिटेट मतलब होता है वासस्थान और लॉक्स मतलब होता है टू स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना से मिलकर बना है। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के चार स्तरों से संबंधित है। जीव ऑर्गेनिज्म, समष्टि समुदाय कम्युनिटीज और जीवोम जिसे बायोमक्स कहते हैं। मरुस्थल, द्विजात घास स्तर,
ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय वन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन टेम्परेट फॉरेस्ट, संकराकारी वृक्ष, संकराकारी वन, संकराकारी वन कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, उत्तर ध्रुवीय और एल्पाइन तृण, आर्कटिक एंड अल्पाइन, आर्कटिक एवं आर्कटिक एवं अल्पाइन तुंद्रा, आर्कटिक एवं अल्पाइन तुंद्रा, मीन एनुअल precipitation, मीन एनुअल precipitation। आगे है वार्षिक तापमान, वार्षिक तापमान और वार्षिक संदर्भ में जीवों का विवरण, वार्षिक तापमान और वार्षिक संदर्भ में जीवों का विवरण, जीवों का विवरण, जीव ऑर्गेनिजम्स, पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घातक जीव कहलाता है, पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घातक जीव कहलाता है, पर्यावरण का प्रत्येक घातक जीव कहलाता है। समष्टि पॉपुलेशन, एक ही प्रजाति के समूह, एक ही प्रजाति के समूह, ग्रुप से एक ही प्रजाति, समष्टि या पॉपुलेशन, एक ही प्रजाति के समूह, ग्रुप्स ऑफ सिंगल स्पीशीज को समष्टि कहते हैं। एक ही प्रजाति के समूह, ग्रुप्स ऑफ सिंगल स्पीशीज को समष्टि कहते हैं। जीवों तथा इनके पर्यावरण के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव समुदाय कम्युनिटी, जैव समुदाय कम्युनिटी, एक से अधिक प्रजातियां के, एक से अधिक प्रजातियां, एक से अधिक प्रजातियां के प्राणियों, एक से अधिक प्रजातियां के प्राणियों, एक से अधिक प्रजातियां के प्राणियों, एक से अधिक प्रजातियां के प्राणियों। समष्टि, एक ही प्रजाति के समूह, समष्टि, एक ही प्रजाति के समूह, ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज को समष्टि कहते हैं। जीवों तथा इनके पर्यावरण के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवों तथा इनके पर्यावरण के बीच होने वाला पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव समुदाय कम्युनिटी, जैव समुदाय कम्युनिटी, जैव समुदाय कम्युनिटी, एक ही प्रकार के प्रजातियों के प्राणी, एक से अधिक प्रजातियों के प्राणियों एवं पौधों के समूह को जैव समुदाय बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक प्रजातियों के प्राणियों एवं पौधों के समूह को जैव समुदाय बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। पादप समुदाय, प्रांत कम्युनिटी, पादप समुदाय, प्रांत कम्युनिटी, जंतु समुदाय, एनिमल कम्युनिटी, सूक्ष्मजीव समुदाय, मैक्रोबायल, मैक्रोबायल कम्युनिटीज, मैक्रोबायल कम्युनिटीज, पादप समुदाय, प्रांत कम्युनिटीज, जंतु समुदाय, एनिमल कम्युनिटीज, जंतु समुदाय, एनिमल कम्युनिटीज, जंतु समुदाय, एनिमल कम्युनिटीज और सूक्ष्मजीव समुदाय, माइक्रोबायल कम्युनिटीज। जीवोम, जीवोम, जीवोम किसको कहते हैं? जीवोम बायोम को कहते हैं। जीवोम बायोम की कहते हैं।
प्रकृति में अनेक जैविक समुदाय अर्थात पादप एवं जंतु समुदाय के साथ साथ रहते हैं। एक ही क्षेत्र में की समान जलवायु में निवास करने वाले जैव समुदाय को जीवोम कहते हैं। पर कहता है जीवोम किसको कहते हैं, बायोम किसको कहते हैं। प्रकृति में अनेक जैविक समुदाय अर्थात पादप एवं जंतु समुदाय एक साथ साथ रहते हैं। एक ही क्षेत्र में समान जलवायु में निवास करने वाले जैव समुदाय को जीवोम कहते हैं। जैव समुदाय को जीवोम कहते हैं। आगे है जीव मंडल। जीव मंडल या बायोस्फीयर। जीव मंडल या बायोस्फीयर पृथ्वी पर फैले हुए बृहत भूमंडल की सीमा जहाँ तक यह पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होता है, पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होते हैं, उसे जीव मंडल कहते हैं। उसे जीव मंडल बायोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी पर फैले हुए बृहत भूमंडल की सीमा जहाँ तक यह पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होता है, उसे जीव मंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। जीव और इसका पर्यावरण। ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जीव और इसका पर्यावरण। ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कार्यात्मकीय पारिस्थितिकी है। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कार्यात्मकीय पारिस्थितिकी है, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कार्यात्मकीय पारिस्थितिकी है, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना इसके अक्ष का झुकाव तापमान की तीव्रता और आबादी के वर्षीय परिवर्तनों के कारण बनता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों घूमना इसके अक्ष का झुकाव तापमान की तीव्रता और अवधि वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनता है, जिसके फलस्वरूप निम्न ऋतुएं आती है। जिसके फलस्वरूप से निम्न ऋतुएं आती है। ये परिवर्तन और वर्षण। ये परिवर्तन और वर्षण। वर्षण मनी प्रीसिपिटेशन मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल, वर्षा वन और टुंड्रा। ये परिवर्तन और वर्षण प्रीसिपिटेशन परिवर्तन और वर्षण प्रीसिपिटेशन मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल, वर्षा वन और टुंड्रा। पर्यावरण बहुत से कारकों से मिलकर बनता है। पर्यावरण बहुत से कारकों से मिलकर बनता है। अतः जीव उस पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जीव उस पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। वातावरण में अनेक प्रकार के भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल और तथा जैविक कारकों का पौधा एवं अन्य जीवधारियों पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण में अनेक प्रकार के भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल तथा जैविक कारकों का पौधा एवं अन्य जीवधारियों पर प्रभाव पड़ता है। आगे है प्रमुख अजैव कारक। मेन अबायोटिक फैक्टर। प्रमुख अजैव कारक मेन अबायोटिक फैक्टर
तापमान टेम्परेचर। तापमान पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज़्यादा प्रमुख पर्यावरणीय कारक है। तापमान पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज़्यादा प्रमुख पर्यावरणीय कारक है, क्योंकि पृथ्वी पर औसतन तापमान ऋतु के अनुसार बदलता है। तापमान पारिस्थितिकी के रूप से सबसे ज़्यादा प्रमुख पर्यावरणीय कारक है, क्योंकि पृथ्वी का औसत तापमान ऋतु के कारण बदलता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। 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 जैव समुदाय हो गया था, जीवोम हो गया था, जीव मंडल हो गया था। उसके बाद आपने ये पढ़ा था। उसके बाद आपका जीवधारियों पर प्रभाव पड़ा होगा। उसके बाद घटता रहता है, यह तक पढ़ा। आगे आपका है ध्रुवीय क्षेत्रों पोलर रीजन। ध्रुवीय क्षेत्रों पोलर रीजन और उच्च तुंगता अल्टीट्यूड। ध्रुवीय क्षेत्रों पोलर रीजन और उच्च तुंगता अल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तापमान अब शून्य सब जीरो से लेकर ग्रीष्म समर में उष्मा कटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री सी से अधिक पहुंच जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पोलर रीजन और उच्च तुंगता अल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तापमान अब शून्य सब जीरो से लेकर ग्रीष्म समर के उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में 50 डिग्री सी से अधिक पहुंच जाता है। कुछ आवासों हैबिटेट्स में तापमान 100 डिग्री से भी अधिक होता है। कुछ आवासों हैबिटेट्स में तापमान 100 डिग्री से अधिक होता है, जैसे गर्म झरने, हॉट स्प्रिंग और गंभीर सागर या गहरे सागर के उष्ण जलीय निकास। कुछ जीव अत्यधिक तापमान को सहन करते हैं, इन्हें पृथुता तापी कहलाते हैं। कुछ जीव अत्यंत तापमान को सहन कर सकते हैं, इन्हें पृथुता तापी कहलाते हैं। कुछ जीव जो है अत्यधिक तापमान को सहन करता है, इसे पृथुता तापी कहलाते हैं। अगला है कुछ जीव बहुत कम तापमान में रहते हैं, वे तनुतापी कहलाते हैं। कुछ जीव अत्यधिक तापमान सहन करते हैं, इसे पृथुता तापी है ना, यूरिया थर्मल कहलाता है। और कुछ जीव बहुत कम तापमान में रहते हैं, इसे तनु तापी या स्टेनोथर्मल और यूरिया थर्मल
यूरिया थर्मल, स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। तनुतापी जो कम तापमान में रहता है, तनुतापी जो ज़्यादा तापमान में रहता है, यूरियोथर्मल। आगे कह रहा है आपका जलवातर। जलवातर जलवातर पृथ्वी के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जल होता है। पृथ्वी के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जल होता है। पृथ्वी पर जीवन पानी में ही उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी पर जीवन पानी में ही उत्पन्न हुआ था। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य में जल की एक आवश्यक घटक के रूप में मौजूद होता है। सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य में जल के एक आवश्यक घटक के रूप में मौजूद होता है। जल के एक आवश्यक घटक के रूप में मौजूद होता है। कोशिका में संपन्न सभी उपापचयिक प्रक्रियाएं द्रवीय माध्यम में संपन्न होती है। कोशिका में संपन्न सभी उपापचयिक की प्रतिक्रियाएं द्रवीय माध्यम में संपन्न होती है। पौधों में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण एवं अनेक कार्यकी प्रतिक्रियाओं के संचालन तथा पादप समुदाय के गठन एवं वितरण को नियंत्रित करने में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधे में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण एवं अनेक कार्यकी प्रक्रियाओं के संचालन तथा पादप समुदाय के गठन एवं वितरण को नियंत्रित करने में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है जल की भूमिका होती है। जलीय आवासों में पाए जाने वाले जीवों के लिए जल का पीएच मान महत्वपूर्ण होता है। जलीय आवासों में पाए जाने वाले जीवों के लिए जल का पीएच मान महत्वपूर्ण होता है। कुछ जीव अधिक लवणता सैलिनाइट्स में पाए जाते हैं। कुछ जीव अधिक लवणता मिर्च का अंग्रेजी होता है सैलिनाइट्स में पाए जाते हैं। ऐसे जीव को पृथुलावानी कहते हैं। ऐसे जीव को पृथुलावानी यूरिया हैलाइन कहते हैं। कम लवणता वाले रहने वाले जीव को तनुलवानी है ना। यूरिया हैलाइन और स्टेनोहालाइन कहलाते हैं। यूरिया हैलाइन और स्टेनोहालाइन कहते हैं। प्रकाश पौधों की वृद्धि तथा किसी स्थान की वनस्पति वेजिटेशन के विकास का निर्धारण करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। प्रकाश पौधों की वृद्धि तथा किसी स्थान की वनस्पति वेजिटेशन के विकास का निर्धारण करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। प्रकाश का प्रमुख एवं प्राकृतिक स्रोत सूर्य या सन होता है। प्रकाश का प्रमुख एवं प्राकृतिक स्रोत सूर्य या सन होता है, जो कि पौधे की विभिन्न प्रक्रियात्मक क्रियाओं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, पुष्पन, बीजांकुरण आदि को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। अधिकांश पौधों प्रदीप्तकार फोटोपीरियड या प्रकाश की समयावधि से प्रभावित होते हैं। अधिकांश पौधे प्रदीप्तकार फोटोपीरियड या प्रकाश की समयावधि से प्रभावित होते हैं।
प्रदीप्त काल का पुष्पन क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रदीप्त काल का पुष्पन क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हरे पौधों में क्लोरोफिल नमक वर्णक का उत्पादन प्रकाश की उपस्थिति में से ही संभव होता है। हरे पौधों में क्लोरोफिल नमक वर्णन का उत्पादन प्रकाश की उपस्थिति से ही संभव होता है। हरे पौधों इसी क्लोरोफिल की सहायता से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लोरोफिल की इस सहायता से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वे पौधे जिन्हें वृद्धि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है फोटोफिलस कहलाते हैं। वे पौधे जिन्हें वृद्धि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है फोटोफिलस कहलाते हैं। वे पौधे जिन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है आस्कोटोफिलस कहते हैं। जब वे पौधों जिसे वृद्धि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है फोटोफिलस कहलाते हैं तथा वे पौधों जिन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है आस्कोटोफिलस कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए छाया की आवश्यकता होती है। मृदा विभिन्न स्थानों पर मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न होते हैं। मृदा एक जटिल भौतिक एवं जैविक तंत्र है जो कि पौधों को सहारा मृदा एक जटिल भौतिक एवं जैविक तंत्र है जो कि पौधों को सहारा प्रदान करता है। मृदा एक भौतिक एवं जैविक तंत्र है जो कि पौधों को सहारा प्रदान करता है। उसके लिए जल, पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। मृदा की संरक्षण एवं संगठन से संबंधित कारकों को ही मृदा कारक कहते हैं। मृदा की संरक्षण एवं संगठन के संबंधित कारकों को ही मृदा कारक कहते हैं। आगे है जीवों एवं मृदा में अंतर संबंधों। जीव एवं मृदा में अंतर संबंधों जीव एवं मृदा में अंतर संबंधों इंटर रिलेशनशिप का संबंध जो है एवं मनुष्य द्वारा मृदा का उपयोग करने वाली इस शाखा को इदाफोलॉजी कहते हैं। जीवों एवं मृदा के अंतर संबंधों का अध्ययन एवं मनुष्य द्वारा मृदा का उपयोग करने वाली इस शाखा को इंडोफोलॉजी कहते हैं। जीवों एवं मृदा के अंतर संबंधों इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन एवं मनुष्य द्वारा मृदा का उपयोग करने वाली इस शाखा को इंडोफोलॉजी कहते हैं। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ थे। मृदा पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे खनिज तत्व जड़ उपस्थित है। जीवों एवं मृदा के अंतर संबंधों इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन
एवं मनुष्य द्वारा मृदा का उपयोग करने वाली इस शाखा को मनुष्य द्वारा मृदा का उपयोग करने वाली इस शाखा को इडेफोलॉजी कहते हैं। इडेफोलॉजी कहते हैं। मृदा क्रिया को सामान्यतः पीएच के रूप में व्यक्त किया जाता है। मृदा क्रिया को सामान्यतः पीएच के रूप में व्यक्त किया जाता है। पीएच 7 मान उदासीन का होता है। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। विलयन अम्लीय होता है। आजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। आजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं रिस्पॉन्स टू अबॉयोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू अबॉयोटिक फैक्टर। लाखों वर्ष के दौरान अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत अस्थायी आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लिया है। यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्यों से होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्यों से होता है। यह निरंतरता शरीर के स्टम ऑप्टिमम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरानी सांद्रता के कारण हो सकती है। जीव की यह अवस्था समस्थापन होमियोस्टैसिस कहलाती है। यह निरंतरता शरीर के स्टम ऑप्टिमम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरानी सांद्रता के कारण हो सकती है। जीवों की यह अवस्था समस्थापन होमोस्टैसिस कहलाती है। होमोस्टैसिस कहलाती है। आंतरिक स्तर इंटरनल लेवल। आंतरिक स्तर इंटरनल लेवल संरूपी नियामक रेगुलेटर आर्थिक नियम आवास। यह निरंतर शरीर के स्टम ऑप्टिमम तापमान और शरीर के पदार्थ के परासरानी सांद्रता के कारण हो सकती है। जीवों की यह अवस्था को समस्थापन कहते हैं। जीवों की यह अवस्था को समस्थापन कहते हैं। यह निरंतरता शरीर के स्टम ऑप्टिमम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरानी सांद्रता के कारण हो सकती है। जीवों की यह अवस्था को समस्थापन होमियोस्टैसिस कहलाती है। समस्थापन होमियोस्टैसिस कहलाती है। जीव इन परिस्थितियों से कैसे रहते हैं? जीव इन परिस्थितियों में कैसे रहते हैं? हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इन्वायरमेंटल। हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इन्वायरमेंटल। नियमन करना रेगुलेशन। अंकड़ीय स्तर है, अंतरकीय स्तर है, ब्रह्म स्तर है। संरूपी कॉन्फॉर्मर है या नियामक है। रेगुलेटर है, आर्थिक नियामक है। नियमन करना रेगुलेशन कहता है कुछ जीव
समास्थापन होमियोस्टैसिस। कुछ जीव समास्थापन होमियोस्टैसिस कार्याकीय साधनों द्वारा बनाए रखते हैं। कारकीय साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिसमें शरीर का तापमान, प्रसरणी साधन आदि स्थिर रहता है। कुछ जीव समास्थापन समास्थापन का अंग्रेजी हो गया होमे मने समा और स्टोसिस मने स्थापन होमोस्टोसिस मने समास्थापन कारकीय साधनों द्वारा बनाए रखते हैं। कुछ जीव समास्थापन कारकीय साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे शरीर का तापमान, प्रसरणी साधन आदि स्थिर रहता है। कहा जाता है कि सभी पक्षी स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन, ताप नियमन और प्रसरण नियमन बनाए रखने में सक्षम है। सभी पक्षी स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसे नियमन और प्रसरण बनाए रखने में सक्षम है। स्तनधारियों मैमल्स की सफलता इस कारण है कि शरीर का तापमान स्थिर 37 डिग्री सी बनाए रखने में सक्षम है। स्तनधारियों मैमल्स की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर 37 डिग्री सी बनाए रखने में सक्षम है। ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शरीर से अधिक होता है, तब हमें बेहद पसीना आता है। अतः पसीने के बाष्प बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन वैसे ही है जैसे कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शरीर से अधिक होता है, तब हमें बेहद पसीना आता है। अतः पसीना बाष्प बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन वैसा ही है जैसे कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। सर्दियों में जब तापमान बहुत कम होता है, तब हम कांपने लगते हैं। अतः व्यायाम करने पर ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पादपों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं होती है। पादपों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं होती है। सारूपन रखना कन्फॉर्म प्राणियों की 99% संख्या व पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते। उनके शरीर का तापमान परिवेशी एम्बिएंट तापमान के अनुसार बदलता है।
99 प्राणियों की 99% संख्या व पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते हैं। उनके शरीर का तापमान परिवेशी एम्बिएंट तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय प्राणियों में शरीर का तरल की प्रसारणी सांद्रता परिवेशी जल की प्रसारण सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणी और पादप समरूपी कन्फॉर्म्स कहलाते हैं। समरूपी और कन्फॉर्म्स कहलाते हैं। जलीय प्राणियों में शरीर के तरल प्रसारणी जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की प्रसारणी सांद्रता परिवेशी जल की प्रसारण सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। जलीय प्राणियों में तरल प्रसारणी सांद्रता परिवेशी जल जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की प्रसारणी सांद्रता परिवेशी जल प्रसारणी सांद्रता परिवेशी जल की प्रसारण सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणी और पादप समरूपी कहलाते हैं। ये प्राणी और पादप समरूपी कॉनफॉर्म्स कहलाते हैं। कॉनफॉर्म्स कहलाते हैं। छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया उनके आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया उनके आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए जब बाहर ठंडा होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेज़ी से कम होता है। अगर बाहर ठंडा होते हैं तो उसके शरीर की ऊष्मा बहुत तेज़ी से कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय द्वारा शरीर को ऊष्मा पैदा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ऐसा होने पर शरीर के ऊष्मा है ना कहता ऐसी स्थिति में उन्हें उपापचय द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अतः यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे ध्रुवीय क्षेत्रों बहुत कम पाए जाते हैं। छोटे प्राणी ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं। छोटे प्राणी बहुत कम पाए जाते हैं। प्रवास करना माइग्रेशन जीव दबाव पूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चले जाने और दबाव भारी अवधि खत्म हो जाने पर वापस आने की क्रिया को प्रवास कहलाती है। जीव दबाव पूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूलित क्षेत्र में चले जाने और दबाव भारी अवधि खत्म हो जाने पर वापस आने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। अनेक प्राणी विशेषतः पक्षी शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अनुकूल क्षेत्र में चले जाते हैं। अनेक प्राणी विशेषतः पक्षी शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अनुकूल क्षेत्र में चले जाते हैं। प्रत्येक शीतकाल में राजस्थान स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्र से आने वाले प्रवासी पक्षियों का स्वागत करती है। कहता है कि प्रत्येक शीतकाल में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का स्वागत करते हैं। आगे है निलंबित करना या सस्पेंड।
निलंबित करना या सस्पेंड। कुछ जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोती भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हों के प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। कहता है निलंबित करना, सस्पेंड। कुछ जीवाणुओं, कवक और निम्न पादप में विभिन्न प्रकार के मोती भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायक मिलते हैं। इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। शीत ऋतु में भारुओं की शीता निष्क्रियता। शीत ऋतु में भारुओं की शीता निष्क्रियता हाइबरनेशन में जाना तथा उस समय पलायन में दवा बचाव करने का अच्छा तरीका है। कुछ घोंघे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल शुष्क जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन में चले जाते हैं। एस्टिवेशन में चले जाते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं जैसी समस्या। कुछ घोंघे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप और जल के शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन में चली जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राणी प्रवक फाइटोप्लैंक्टन की अनेक जातियां उपराति डाइपाउस में आ जाती है, जो निलंबित परिवर्धन का एक अवस्था है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्राणी प्रवक फाइटोप्लैंक्टन की अनेक जातियां उपरति डाइपाउस में आ जाती है, जो निलंबित प्रवर्धन की एक अवस्था है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्राणी प्रवक फाइटोप्लैंक्टन की अनेक जातियां उपरति डाइपाउस में आ जाती है, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। एक विशिष्ट जलवायु वाले भाग में विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि लंबी अवधि तक उस वातावरण में रहने के कारण इन जीवों में कुछ ऐसे लक्षण का विकास हो जाता है, जिसके कारण ये जीवधारी जीवित बने रहने और जनन करने योग्य हो जाते हैं। कहता है कि एक विशिष्ट जलवायु वाले भाग में विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु ही पाए जाते हैं, क्योंकि लंबी अवधि तक उस वातावरण में रहने के कारण इन जीवों में कुछ ऐसे लक्षणों का विकास हो जाता है, जिसके कारण ये जीवधारी जीवित बने रहते हैं और जनन करने में के योग्य हो जाते हैं। विशिष्ट
विशिष्ट जलवायु वाले भाग में विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु ही पाए जाते हैं, क्योंकि लंबी अवधि तक उस वातावरण में रहने के कारण इन जीवों में कुछ ऐसे लक्षणों का विकास हो जाता है जिसके कारण जीवधारियां जीवित बने रहते हैं और जनन करने के योग्य हो जाते हैं। अनेक अनुकरण लंबे समय विकसित हुए हैं और इनमें से निवेशित जीन आनुवांशिक रूप से स्थिर हो गए हैं। अनेक अनुकरण लंबे समय विकसित हुए हैं और इनमें से निवेशित जीन आनुवांशिक रूप से स्थिर हो गए हैं।